Hello students, today we are going to learn very interesting topic of chapter number 8 science 2 cell biology and biotechnology. Now, what do you mean by cell biology? First, it is also known as cytology. Cytology, that means study of cells. Biotechnology, that means what? Bio is life. Technology, that means new techniques are being used to alter with the life. It can be anything, cell or organisms, microorganisms, anything can get included in this. Now let's see, here the question is, what is cell? Cell is a basic unit of life. As we know the definition, tissue is nothing but a various number of cell come together to form a tissue. Now what are the function of tissue? Different tissue perform various activities in our body as well. Example, ciliated tissue और epithelial tissue और पेरेनकाइमाइटिस. ऐसे पेरेनकाइमाइटिस टिश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो फूड स्टोर करते हैं. एपिथेलियम जो आउटर लेयर है हमारा, वो पोरस होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स उस पर प्रेजेंट रहते हैं. देन सीलिया मतलब क्या कि वो हमारे इंटेस्टाइन के लाइनिंग में रहते हैं, जिससे कि सीलिएटेड टिश्यू क्या करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको फर्दर पास ओवर करने के लिए हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स सी, साइटोलॉजी. आपने टिश्यू कल्चर करके स्टूडेंट्स सुना होगा. वहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंगल टिश्यू से प्लांट की ग्रोथ की जाती है यूजिंग सर्टन टेक्निक्स. और यहाँ पे टिश्यू कल्चर का ही डायग्राम दिया गया है. इफ़ यू कुड सी, यहाँ पर यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी दिया है, जिससे कि टिश्यू से स्मॉल प्लांटलेट एंड देन वो सपोज टिश्यू जस्ट एक सिंगल सेल, देन टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पॉट्स में. देन पॉट से अगेन वो प्लांट में ग्रोथ होता है जब आप उसको रूट करते हो अंडर द सॉइल. सो दैट प्रोसेस कैन गो ऑन कंटिन्यूइंग. तो बेसिकली हम लोग ने अपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर, टाइप और ऑर्गन्स क्या रहते हैं, ऑर्गेनेलिस क्या रहते हैं सेल्स के. तो वो सारी चीज़ें सेल के बारे में पढ़ना, उसी को बोलेंगे आप सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो सेल डिवीज़न का भी आप लोगों ने पढ़ा है, माइटोसिस, मियोसिस, वो सब पढ़ा होगा. वो सारे सेल के स्टडी ऑफ सेल के पार्ट में ही आते हैं. तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होता है सेल की स्टडीज़ की वजह से. किसके लाइफ में? ह्यूमन हेल्थ में. और काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो ज़्यादातर फोकस्ड भी करती हैं सेल्स पे. और वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं? पुणे में, बेंगलुरु में, इंडिया में. देन नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये पुणे में है. एंड इन स्टेम बेंगलुरु में, जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है इंडिया में. ये आप उनके वेबसाइट्स पे जाके उनके बारे में देख सकते हैं. नाउ स्टेम सेल्स, ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट रहते हैं. ये बेसिकली क्या हेल्प करते हैं कि इनका एक सिंगल सेल और दूसरे अदर टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होने में, ग्रो होने में हेल्प करता है अंडर सर्टन कंडीशंस. और ये किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ही रहते हैं. तो वोंड हीलिंग में इन्हीं का, जो भी हमको कोई चोट लगती है तो उसमें किसका रोल इम्पॉर्टेंट है? इन्हीं स्टेम सेल्स का. अभी स्टेम सेल्स जो प्लांट्स के हैं वो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो जो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में, स्टेम सेल्स के. अभी कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जब बनता है, अर्लियर जाइगोट फॉर्म होता है जब मेटिंग ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स होता है.
तो इनिशियली जाइगोट फॉर्म होता है, देन जो उसका स्टार्टिंग स्टेज और डेवलपमेंट होता है, हम लोग बोलते हैं ना ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद में धीरे धीरे टिश्यूज़ फॉर्मेशन हुआ, ये सारे मास ऑफ सेल्स पहले कलेक्ट हुए, ये सब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। सो जब स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मास ऑफ सेल्स के फॉर्म में रहते हैं और वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो उन सेल्स को ही स्टेम सेल्स बोलते हैं। जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में रहते हैं उनको ही ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या तो ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो वही स्टेम सेल्स होते हैं। नाउ लेट्स सी उनका जब और आगे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद अल्टीमेटली वही एम्ब्रियोनिक जाइगोट से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बच्चों बनता है, जिससे उसके बोन सेल्स, देन स्किन के सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के सेल्स से पूरा वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। नाउ उसी सेल से डिफरेंट टिश्यूज़ बनेंगे, देन वो टिश्यूज़ भी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है बॉडी में अलग अलग रोल्स करेंगे, एंड वही टिश्यू से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यही डिफ्रेंशिएशन होता है स्टेम सेल्स का। अगर सपोज एक बार अगर टिश्यू बन गया तो वो जो सेल रहते हैं उन टिश्यूज़ में वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हर पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो या दूसरे एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो स्टेम सेल वो बहुत मतलब इंसान के मरते दम तक या एनिमल्स की पूरी लाइफ स्पैन में वो प्रेजेंट रहते हैं। नाउ और ये जो स्टेम सेल्स है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में भी प्रेजेंट रहते हैं फीटस कंडीशन में जब बेबी होता है तो। और वो किससे जॉइंट होता है? वो यूटेरस से मदर की तरफ, मदर के यूटेरस को अटैच रहता है। इसका मतलब बेबी एंड वो मदर में इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से ही वो कनेक्शन रहता है। नाउ ये जो स्टेम सेल रहता है ये ब्लास्टोसिस्ट, एज आई टोल्ड यू, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भी प्रेजेंट रहता है हर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इवन प्लांट्स में भी आपने देखा होगा कि सेम चीज़ है। स्टेम सेल्स जो रहते हैं वो अगर पूरा ग्रोन अगर है ऑर्गेनिज्म तो उसके रेड बोन मैरो में रहता है, या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो एडल्ट होगा, जो ग्रोन होगा, उसके इस बॉडी पार्ट में वो प्रेजेंट रहते हैं स्टेम सेल्स। अभी यही स्टेम सेल के वजह से जो अलग अलग टिश्यूज़ है, जो डीजेनरेशन होता है ना, हमारे बॉडी में भी कोई चोट लग गई है या ऑर्गन कभी कट भी जाता है, हम जब ऑर्गन रिप्लेस भी करते तो वहाँ पे जो फिर से अटैच हो जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के बाद भी, तो वो पॉसिबल किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दिस स्टेम सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसी वजह से स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का आइडिया सामने आया है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेम सेल के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। यूजुअली अगर आप देखोगे तो अलग अलग एड्स भी आते हैं स्टेम सेल थेरेपी का, या फिर स्टेम सेल कलेक्शन बैंक होते हैं जो क्या चाहते हैं कि वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है जिसमें स्टेम सेल प्रेजेंट है उसको प्रिजर्व करके वो लोग रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है रेड बोन मैरो, कोई अपना रेड बोन मैरो मरने के बाद डोनेट करता है, या कॉर्ड ब्लड, एम्बिलिकल कॉर्ड भी कॉर्ड ब्लड में आएगा, या फिर एम्ब्रियो कंडीशन में जब होता है बेबी ब्लास्टोसिस्ट में तो उनको स्मॉल स्टराइल वायल्स में रखते हैं। वायल्स एक कंटेनर टाइप रहते हैं, तो उन वायल्स को में उस वायल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि बहुत कम टेम्परेचर पे वो प्रिजर्व कर, मतलब वो वायल के अंदर नहीं, वायल के आसपास वायल को एक दूसरे कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन फिल करके उस वायल को उसमें पुट करते हैं जिसके अंदर हमारा स्टेम सेल रहेगा, और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? -35 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टेम सेल रिसर्च के बारे में देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टेम सेल रिसर्च है
वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी हुआ है क्लोनिंग मेथड से। इसी के वजह से स्टेम सेल रिसर्च की वजह से ही, ये आइडिया आने की वजह से ही क्लोनिंग का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। क्लोनिंग मतलब क्या कि मैं, मेरे अंदर के जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है 100% सेम मैं दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती हूँ। इट इज़ पॉसिबल वाया बायोटेक्नोलॉजी, बट कुछ केसेस में वो काफ़ी एक फेलियर हुआ था। नाउ ये टेक्निक में, एज आई टोल्ड यू, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ों से, अभी हर पर्सन, आप में और आपके भाई बहन जो भी होंगे सिबलिंग्स में डिफरेंसेस है जेनेटिकली, आप लोग 100% सेम नहीं हो, बट दैट कैन बी मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्निक यूज इन बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च वर्क जो हुआ है मेडिकल साइंस रिलेटेड में। अभी सोर्स कहाँ से मिल रहा है, स्टेम सेल कहाँ से मिल रहे हैं, तो वो भी दो टाइप के होते हैं, एक है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रॉयनिक मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ नहीं है, फीटस कंडीशन में है तब। और एडल्ट स्टेम सेल मतलब कि वो ग्रोन अप है और उसमें जो स्टेम सेल प्रेजेंट है उसका रोल क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट आएगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जब जाइगोट का डिवीजन होता है इनिशियली, तो एम्ब्रियो के जो सेल है वो माइटोटिक, माइटोटिक मतलब क्या, उनमें जो हैप्लॉइड मतलब उनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कंडीशन में ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होगा, सिर्फ वो सेल मल्टीप्लाई होता है माइटोटिक डिवीजन में। जो सेल डिफरेंशिएशन जब इनिशियली स्टार्ट होता है, पहले मियोसिस हो जाता है जाइगोट फॉर्मेशन में, एंड देन माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सेल डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट होता है तो वो 14 डे ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब 14 डे ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे सेल जो अलग अलग ऑर्गन के रहते हैं, जैसे कि बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, लिवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, और न्यूरॉन्स रहते हैं, वो उसमें क्लियरली दिखते हैं। वो वैसे तो दिखेगा कि एक बंच ऑफ सेल्स है, बट उसी में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल में यही कंटेंट रहता है। तो ये जो एम्ब्रॉयनिक सेल आगे और डिवाइड होने से पहले वो जो उस कंडीशन में रहता है 14 डे ऑफ कॉन्सेप्शन में, तो उसको बोलेंगे आप एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। तो ओवरऑल उसके अंदर ही अगर आप देखोगे तो 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, जो कि ह्यूमन बॉडी, जो अल्टीमेटली पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनाने वाले हैं, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। तो ये जो स्टेम सेल होते हैं वो प्राइमरी मतलब बहुत बेसिक टाइप में रहते हैं, जो आगे डेवलपमेंट होना उनका बाकी रहता है। तो वो इनिशियली अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, उसी में सारे प्रेजेंट रहेंगे, मतलब बोन सेल प्रेजेंट है, मेरा न्यूरॉन का प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम पता है, मेरे स्किन के सारे सेल्स उसी में मिक्सड आउट है। लेकिन अभी वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट बने नहीं है, अभी उसका डेवलपमेंट होना बाकी है। फिर वो बाद में सेल्फ खुद से मल्टीप्लाई होते 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 फिर अल्टीमेटली सारे हमारा एक ह्यूमन बॉडी, छोटू सा एक बेबी, अगर आप देखते हो कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखा होगा, जस्ट गैमीट से कैसे एक पूरा बेबी डेवलपमेंट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल्स की उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी मतलब कि उसकी एबिलिटी बहुत है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की और अलग अलग ऑर्गन बनाने की। तो अभी ये भी देख सकते हो कि स्टेम सेल को कलेक्ट भी करते हैं, लेकिन जिसको कलेक्ट करना होता है या तो 14 डे पे या फिर यूजुअली 5th या 7th डे होता है जब प्रेगनेंसी का, तो उस दिन कलेक्ट करके देन उसको कल्चर करते हैं कि उनको आगे जाके ताकि वो ग्रोथ होके कौन सा ऑर्गन या फिर मुझे टिश्यू दे सके। अभी ये जो बायोकेमिकल स्टिमुलस करते हैं 5th और 7th डे वाले में, जो 14 डे तक नहीं गया होता है, तो वो अपने डिज़ायर्ड जो भी उनको ट्रांसफॉर्म करना रहता है, तो वो टिश्यूज़, वो उसी से वो टिश्यूज़ बन सकता है या ऑर्गन बनेगा आगे जाके। ना एडल्ट स्टेम सेल, ये जो स्टेम सेल रहते हैं वो
एडल्ट पर्सन से भी मिल सकते हैं। तो 3 मेन सोर्सेज होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड। ये तीनों जगह से एडल्ट स्टेम सेल मिल सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल हम लोग भी स्टेम सेल डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कॉर्ड ब्लड, तुरंत ब्लड के तुरंत बर्थ के बाद। जैसे कि कॉर्ड ब्लड किसको बोलेंगे? एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ठीक है। एम्बिलिकल कॉर्ड में से जो ब्लड निकलेगा वो तुरंत ही उसको स्टेम सेल के लिए पुट कर सकते हैं। अभी यूजेस क्या क्या होता है स्टेम सेल का? फर्स्ट है सेल थेरेपी में, रीजनरेटिव थेरेपी, उसमें आता है सेल थेरेपी फर्स्ट। स्टेम सेल रीजनरेटिव वर्ड इटसेल्फ मतलब फिर से जनरेट करने के लिए। तो उसमें सेल थेरेपी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि स्टेम सेल को रिप्लेस करते हैं। जो डेड सेल हो जाते हैं ना, जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो बोलते हैं कि उसमें डेड सेल ज़्यादा होने लगते हैं, इसलिए वो लोग जल्दी ऑपरेशन उन लोगों का क्यों नहीं कर सकते हैं जिनको भी डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़ होता है। तो ये डायबिटीज़ तो आपको पता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब यूजुअली हार्ट अटैक जो होता है ना, ब्लॉकेज के वजह से उनके वेन्स एंड ऑल के, तो उसके लिए। देन अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड पार्किंसंस डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ ये भी एक पार्किंसन डिजीज़ दैट जो लकवा मारता है ना वो पार्ट है। एंड अल्जाइमर्स डिजीज़ मतलब इसमें न्यूरॉन्स अफेक्टेड रहते हैं, जो ब्रेन सेल्स है वो, और मेमोरी वो लॉस्ट करने में रहता है वो रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब जब कंडीशन होते हैं तो इजीली ऑपरेशन करना किसी भी ह्यूमन बीइंग का काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। सो इन दिस केस स्टेम सेल को अगर रिप्लेस करेंगे, इनके जो डेड सेल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर बॉडी अफेक्टेड जो भी है इन सब डिजीज से, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्टेम सेल से, जिससे कि उनका रीजनरेशन हो सके, वो बॉडी पार्ट प्रॉपर फिर से नॉर्मल हो सके। सेकेंड बी आता है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। ब्लड सेल्स और कब कब प्रॉब्लम्स देते हैं? एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होती है, आयरन कंटेंट कम होता है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तभी भी। ल्यूकेमिया इज़ द ब्लड कैंसर, तभी भी ब्लड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए तो ये स्टेम सेल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है स्टूडेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई भी ऑर्गन फेलियर होता है जैसे कि किडनी एंड लिवर, तो उसको भी स्टेम सेल से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर कोई डोनर नहीं मिला तभी भी स्टेम सेल से पॉसिबल होगा। ना यहाँ पे एक फिगर भी दिया है स्टेम सेल से कैसे न्यूरॉन टिश्यू बन सकते हैं, इंटेस्टाइन के टिश्यू बन सकते हैं, लिवर के टिश्यू बन सकते हैं, हार्ट के टिश्यूज़ बन सकते हैं, बोन के टिश्यू बन सकते हैं। एंड वो अल्टीमेटली वो ऑर्गन्स को गिव राइज करेंगे जो भी डिज़ायर चाहिए। अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत कब कब आ पड़ती है स्टूडेंट्स? जब बहुत इंसान बूढ़ा हो गया है, आर्थराइटिस वगैरह का इशू है, बोन के प्रॉब्लम से, तो उस टाइम पे बोन के स्टेम सेल से बोन रीजनरेट कर सकते हैं। या फिर किसी इन्फेक्शन हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है या कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो ऐसे लोग इन सारी चीज़ों से उनकी या तो डेथ हो जाती है या तो वो लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। सो अगर उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं मिल पा रहा है तो स्टेम सेल के थ्रू भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग अपना ऑर्गन डोनेट नहीं कर रहा है, इन दैट केस स्टेम सेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व होगा तो किसी की तो लाइफ बच सकती है। नाउ लेट्स सी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जैसे मैंने कहा कि हमेशा कोई पर्सन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो हर पर्सन के पास दो किडनियाँ होती है, तो एक सिंगल किडनी से भी उनका काम चल सकता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो एक पर्सन एक अपना किडनी डोनेट कर सकता है। इसी तरह से स्किन
स्किन भी जिसका जैसे बर्निंग वगैरह हुआ या जल गए हैं उनको स्किन भी आप डोनेट कर सकते हैं। और भी फैक्टर्स जैसे कि ब्लड ग्रुप हुआ, डिजीज़ हुआ, या और भी जैसे मैंने अभी डिजीज़ के भी नाम लिए, एजिंग हुआ, तो वो जो डोनर रहेगा उसको अभी क्या होता है कि कभी कभी डोनेशन के टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी डोनेशन जो देता है अपने ऑर्गन का, तो उसके भी लाइफ को रिस्क होता है। तो इन दोनों का ध्यान रखते हुए स्टेम सेल की टेक्निक सामने आई। अब स्टेम सेल का फ़ायदा क्या क्या है कि वो खुद से, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि वो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद से ग्रो होते हैं, और उससे क्या क्या न्यूरॉन बनेगा, ब्लड सेल बनेंगे, मसल टिश्यूज़ बनते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जो भी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं वहाँ से। अब जो ऑर्गन जिस एक जिंदा आदमी कौन से ऑर्गन्स को डोनेट नहीं कर सकता, वो है लिवर, हार्ट, आइज। ये सारी चीज़ें मरने के बाद ही दे सकते, जीते जी तो कोई दे नहीं सकता है। इसके लिए पोस्थुमस मतलब आफ्टर डेथ डोनेशन का भी कॉन्सेप्ट सामने आया है। नाउ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन का देखते हैं। ह्यूमन बॉडीज को मरने के बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ट्रेडिशनल जो जिस रिलीजन में है उसके अकॉर्डिंगली किसी को बरी करते हैं, किसी को जला दिया जाता है। तो लेकिन अभी साइंस ने जिस हिसाब से प्रोग्रेस किया गया है तो उससे ये भी रियलाइज़ किया है कि हो सकता है वो अगर उसकी बॉडी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल और अच्छी हुई, उसकी जो भी ऑर्गन अच्छे कंडीशन में हुए वो हम लोग निकाल कर ले सकते हैं और वो किसी न किसी के काम में आ सकता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है प्रॉपरली कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। तो जैसे कि ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन में अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट भी हुआ है मेडिकल साइंस में, तो वो और लोगों की जान बचाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरे के ऑर्गन डोनेशन इज़ द बेस्ट डोनेशन एक सेइंग भी है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये हमारे कंट्री में फैलाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम लोग काफ़ी लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा लेते हैं अच्छे भले होते हुए भी, तो उनको ये ऑर्गन्स हम लोग फिर से उनको मिल सकता है। हैंड, लेग्स, ये सारी चीज़ें भी डोनेट की जा सकती है आफ्टर डेथ एज वेल। उनको प्रॉपर जब हम डोनेट करते हैं तो स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाता है, एंड देन दे कैन लिव द लाइफ वेरी हैप्पीली। और ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन से एज आई टोल्ड यू काफ़ी लोग जैसे कि जो ब्लाइंड है उनको आई डोनेशन मिला तो उनको फिर से विजन मिल जाएगा। देन जो भी उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, कितने लोग खुद को डिसेबल्ड पर्सन में काउंट करते हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी भी रीज़न के वजह से, एक्सीडेंटली या फिर बाय बर्थ। तो लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट वॉल्स, स्किन, तो ये सब रिसर्च के वजह से या मेडिकल स्टडीज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन के बारे में वो बढ़ावा देते हैं। ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वो किसके अंडर कंट्रोल है? ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में, और भी अमेंडमेंट किए गए थे बाद में 2009 में, 2011 में, 2014 में, ताकि ये लॉज भी क्यों बनाए गए हैं कि बिना किसी के परमिशन के डेड बॉडी का आप ऐसे नहीं, जब तक वो प्रॉपर लीगली लिख कर नहीं देता है पर्सन कि हाँ मेरे बॉडी को आप डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो क्या क्या फ़िलहाल यहाँ पे दिया? आईज, लंग्स, लिवर, बोन, स्किन, हार्ट, पैनक्रियास, किडनी। नाउ लेट्स सी बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस या हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो। और भी बहुत सी कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम लोग अपने एंसेस्टर्स से थोड़े डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी से ही समझ में आया।
और इसके अलग अलग ब्रांचेस कौन से, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी होती है। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, कि वो जो जैसे कि एंजाइम्स एक एग्जांपल दे दूँ, या फिर बायोमोलिक्यूल या बायोकेमिकल्स के बारे में है वो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब क्या, कि हम लाइफ में हम अपने लिविंग बीइंग या एज अ लाइफ में हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, या ह्यूमन बींग्स के हों, या और किसी भी, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसे डील करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि वो जीन से उनका नए नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्टडीज़ में, उसके अल्टरेशन में एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के वजह से ही एग्रीकल्चर और फार्मेसी मतलब मेडिसिन्स में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आने लगे हैं। पहले हम लोग हमेशा केमिकल्स पे डिपेंड रहते थे, बट अभी केमिकल्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को। ये भी पॉसिबल क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बहुत से नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनिशियली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल यूज़ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल प्रूफ हुए थे। और फार्मेसी में भी जो केमिकल कंपाउंड के मेडिसिन, सिंथेटिक मेडिसिन सब थे, वो हमारे बॉडी को भी काफ़ी हार्मफुल थे। इनिशियली अगर आपको मैं बता दूँ तो हार्मोन, एंटीबॉडीज़, विटामिन्स, ये सारे एनिमल के लिवर, पैनक्रियाज और एनिमल्स को ही यूज़ किया जाता था। बट अभी ये सब पॉसिबल, एनिमल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनिमल्स को हार्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। वो सर्टन टेक्निक से ईजिली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। अच्छी अच्छी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप मिलते हैं, वो भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक के अंडर। कौन कौन से हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू कल्चर पिक्चर में आया। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फर्स्ट है योगर्ट प्रोडक्शन, मिल्क एंड अल्कोहल, मोलासिस से जो बनता है योगर्ट, मिल्क एंड अल्कोहल प्रोडक्शन। देन सेल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जैसे कि एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन, वो भी प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल को हार्म करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है। यूज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। देन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी, जीन मैनिपुलेशन करोगे तो हम लोग को डिज़ायर्ड हम लोग एनिमल भी मिलते हैं, प्लांट भी। एनिमल भी जो कमर्शियल यूज़ वाले हैं वो जीन मैनिपुलेशन के वजह से ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया वो एनहांस करते हैं ह्यूमन HGH को, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक जो है, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में सेल या टिश्यू आते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर होता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल, ये सब। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी में। ये उसी के ही मेन एरियाज़ हैं। नाउ उसका बेनिफिट क्या क्या हुआ है कि पर हेक्टर ईल्ड, मतलब हम लोगों को अच्छी उत्पाद मिलने लग गई है, अच्छी ग्रेड एंड क्वालिटी के क्रॉप्स मिलने लगे हैं। जो पहले केमिकल एंड ऑल यूज़ करने की वजह से जो डिजीज़ भी होते थे या नॉर्मली भी डिजीज़ भी होते थे, अभी वो डिजीज़ फ्री हम लोग ने वैरायटीज़ क्रिएट की गई है। अभी फास्ट फ्रूटिंग सेटिंग वैरायटीज़, मतलब जल्दी फ्रूट का जो ग्रोथ है अगर स्लो है तो उसका भी डेवलपमेंट जल्दी करने के भी मेथड्स आए हैं। तो जिसकी वजह से साल भर में अगर हम लोगों को सपोज़ 10-20 क्विंटल मिलता था तो उसका डबल या ट्रिपल हो चुका है। देन अल्टीमेटली जो वाटर का इतना रिक्वायरमेंट था, पहले के टाइम में वाटर नहीं था तो उतना क्रॉप यील्डिंग नहीं हो पाता, तो वो सारी चीज़ें। देन फर्टिलिटी भी कभी कभी वो स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करने वाली, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में भी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई है, बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया कैसे हुआ। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब इनको कन्वर्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके मिनिस्ट्री के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 1986 में। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स आए इंडिया में जो गवर्नमेंट बेस्ड हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट को ही हैंडल करते हैं। उसमें आते हैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, और भी इसमें बहुत इन सारे इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए भी, जहाँ पे लोग अपना पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब नेक्स्ट देखेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट आता है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ करते ताकि उसकी वैरायटी भी अच्छी हो, गुड क्वालिटी हम लोगों को मिले क्रॉप्स, एंड उसका जो अमाउंट में भी वो ज़्यादा दें। सेकंड आता है उसमें दो पार्ट आते हैं, हाइब्रिड सीड्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड। यहाँ पर सीड्स को ही जेनेटिकली मॉडिफाई किए जाते हैं, मतलब जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप उसको रिकम्बाइन करते हैं ताकि हाइब्रिड बन सके और भी क्रॉप्स का। तो ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट्स के लिए। सेकंड आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जो आपको जो भी कैरेक्टर्स चाहिए रहते हैं, जैसे कि उसमें अगर कोई फॉरेन क्रॉप्स, फॉरेन मतलब जीन अगर उसमें मतलब अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स कि कॉर्न मेज प्लांट जो होता है वो भी रेड मेज भी अवेलेबल है। तो वो क्यों है, बिकॉज उसमें वो पिगमेंट वाला जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देख सकते हो तो कॉलीफ्लावर का भी आपने देखा होगा, पर्पल कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं वो डिजीज़ से भी रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब उनको इजीली डिजीज़ नहीं होता। एंड अल्केनिटी वीड्स, अल्केनिटी मतलब क्या कि अगर सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है तब भी वो ग्रो कर लेते हैं, वीड से उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, या ज़्यादा ठंडी में या पानी कम भी रहा तब भी वो सरवाइव कर लेते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। बीटी कॉटन, एक जीन को आइसोलेट किया गया था कौन से बैक्टीरियम से, बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, और उसको कॉटन के जीन में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो उसमें बॉल वॉर्म लगते थे ना कॉटन की लीव्स में और कॉटन के जो बॉल्स में, तो वो सारे लगने बंद हो गए। वो खाने से, लीव्स और बॉल्स जो है कॉटन के खाने से वो बॉल वॉर्म की डेथ होने लग गई। तो अगर वो बॉल वॉर्म लीव्स पे ही खाना खाता है, रहता है अपनी लाइफस्टाइल, तो उसकी जो टॉक्सिन है, जो अभी जो न्यूली ये बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो उसका जो एलिमेंट्री कैनल में जाके जैसे वो कंज्यूम करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन को, तो वो जो बॉलवॉर्म है वो मर जाता है। सिमिलरली बीटी ब्रिंजल भी है, तो वो भी डेवलप किया है जीन आइसोलेशन से। तो बीटी का मतलब क्या है, रिमेंबर स्टूडेंट, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। तो ये भी इम्प्रूव्ड है, जिसमें उसमें जो कीड़े वगैरह लगते हैं ना, सिमिलरली जैसे बीटी कॉटन के जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, वैसे ब्रिंजल में भी उस ब्रिंजल को अगर वो पर्टिकुलरली वर्म कंज्यूम करेगा तो उसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है गोल्डन राइस। एक जीन को सिंथेसाइज करते हैं
विटामिन ए बीटा कैरोटीन से और उसको राइस में इंट्रोड्यूस किया, तो इसलिए उसका कलर भी चेंज हो जाता है, येलोइश गोल्डन हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि गोल्डन राइस को बोलते हैं काफ़ी हेल्दी है, इसको कंज्यूम करो। देन ब्राउन राइस भी आया था, तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है नॉर्मल वैरायटी के कंपैरिजन में। और इसको कब डेवलप किया गया था गोल्डन राइस को? 2005 में। और 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन है कंपेयर टू एनी अदर थिंग, मतलब उसमें से आपको विटामिन ए रिच आप राइस खाओगे। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, मतलब वीड्स जो यूजुअली मेन क्रॉप के आसपास ग्रो होते हैं एंड वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं उनके क्रॉप ग्रोथ में, जो मेन क्रॉप होते हैं फील्ड्स में। तो हर्बिसाइड्स क्यों यूज़ करते थे? कि वीड्स को मारने के लिए, लेकिन वो हर्बिसाइड यूज़ करने की वजह से हमारे मेन क्रॉप को भी इफेक्ट होता था। तो इसके लिए हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप किया गया था, ताकि वो खुद अगर उस प्लांट के आसपास वीड्स वगैरह ना ग्रो हो सके, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो क्या क्या और भी हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्लांट के लिए ज़रूरी है, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजेशन एबिलिटीज़ जो है प्लांट का वो इम्प्रूव करते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट प्लांट की ग्रोथ के लिए एज वी नो इट इज़ वेरी यूजफुल। तो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, एजाटोबैक्टर, नॉस्टैक, एनाबेना और प्लांट जैसे कि एजोला, ये सब एज अ बायो फर्टिलाइजर्स वहाँ यूज़ करते हैं। तो लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे होता है प्लांट का बिकॉज ऑफ टिश्यू कल्चर। और वो एक बार टिश्यू कल्चर में उस वैरायटी का हो गया, जैसे एक बार मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई क्रिएट कर दिया, तो वो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप पास ऑन होते रहेगा, वो जो कैरेक्टर्स है डिजायर्ड हम लोग ने किया है। सेकेंड आता है एनिमल हस्बेंड्री। ये तो कमर्शियल यूज़ के लिए भी हम लोग जो मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, ये जो एनिमल्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको भी मॉडिफाई किया जाता है, उनका भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। कि सपोज़ मुझे एक बुल जो कि जिसकी स्टैमिना अच्छी है, उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, और मैंने भी एक मिल्किंग काउ जिसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, उसको दोनों को क्रॉसओवर किया, तो मुझे एक परफेक्ट ब्रीड मिलेगा जो मुझे डिजायर्डली चाहिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते हैं। वहाँ पर भी सरोगेट मदर, मतलब हम लोग को जो भी डिज़ायर्ड जीन्स चाहिए उसको जाइगोट फॉर्म करके सरोगेट मदर के बॉडी में पुट करके एंड देन दे गेट द प्रोजेनी। तो एनिमल जिसका स्ट्रेंथ अच्छा हो हार्ड वर्किंग के लिए, एज आई टोल्ड यू, वो बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाई करते हैं। अब ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, तो डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया या वायरसेस है। तो ट्यूबरक्लोसिस या ऐसे कुछ टाइफॉइड, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सर्टन बायोटेक्नोलॉजी के ही मेथड यूज़ करते हैं। नाउ अगर डायबिटीज़ के बारे में या हार्ट डिजीज़ के बारे में इजीली उसका सिम्टम क्या है या फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं वेरियस, तो वो इजीली अवेलेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। और भी डिजीज़ जैसे कि एड्स हुआ, डेंगू हुआ, वो कुछ मिनट्स में ही इसके टेस्ट समझ में आते हैं। जब टेस्ट जल्दी हो गया तो ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा और पर्सन ठीक भी हो जाता है। पहले लोग मर जाते थे इन सब चीज़ों से, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और बहुत से मेडिसिन भी डेवलप हुए हैं सर्टेन डिजीज़ के लिए, जैसे कि हार्मोन इंसुलिन। और वो पहले पिग के पेनक्रिया से या तो हॉर्स के पेनक्रिया से एक्सट्रैक्ट करते थे, वो महंगा भी था, बट अभी इतना कॉस्टली भी नहीं है एंड उसको जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया है, जिसके वजह से वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है एंड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसका कल्चर किया गया था, मल्टीप्लाई किया था यूजिंग द बैक्टीरिया।
तो ह्यूमन इंसुलिन जीन वो जीनोम में पुट करके इसी तरह से इंसुलिन अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत से वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैक्सीन, उसमें फर्स्ट आता है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीन मतलब क्या, एक एंटीजन होता है जो इंट्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन मतलब क्या, हमारे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, बट कुछ नए फॉरेन, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का भी आया था स्टूडेंट्स, तो उसके लिए वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी है, या फिर हम लोगों को पोलियो वगैरह भी होता है तो बच्चों को अर्ली स्टेज में ही पोलियो का क्यों दिया जाता है, ताकि वो अगर उस वायरस को रेजिस्ट करने में के लिए हमारे बॉडी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है तो वैक्सीन लेने के बाद वो अगर एंटर भी करता है हमारे बॉडी में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो वैक्सीन का ये रोल होता है। तो या तो वो परमानेंट होता है या तो वो टेम्पररी होता है किसी पैथोजन या डिजीज़ के लिए। जैसे क्लोरेला, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, ये सब का भी वैक्सीन, अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन प्रेजेंट रहते हैं। तो या तो वो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं पार्शियली, या तो उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि वैक्सीन को इजीली प्रोड्यूस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का मेथड यूज़ किया, और वो लोग ने क्या किया, उस एंटीजन जो रेजिस्ट कर सकता है सर्टेन डिजीज़ को, लेबोरेटरी में उसकी जीन को आइसोलेट करके और किसे उस वायरस या बैक्टीरिया से ही जो कॉज करता है, तो उसी से उसको आइसोलेट करके उसके बारे में नॉलेज निकाल के फिर उसका कैसे वो ब्रेक कर सकते हैं या उसको सप्रेस कैसे कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, या ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडीज़ करके एंड देन दे फॉर्म अ वैक्सीन। देन अभी प्रोटीन के फॉर्म में जो कि एंटीजन की तरह काम करते हैं, उनको प्योर फॉर्म में इंजेक्ट करने की जगह उसको किल्ड फॉर्म में या तो सेमी किल्ड पैथोजेंस के फॉर्म में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करता है कि लॉन्ग टाइम के लिए पर्सन को डिजीज से दूर किया करता है और उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है हमेशा। तो ये जो एंटीजन जब इंजेक्ट करते हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है। और वैक्सीन जो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से बनती है वो थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है उनका, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हुआ तो भी इट डजंट मीन कि वैक्सीन का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहते हैं। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस या पोलियो का भी वैक्सीन देते हैं। एडिबल मतलब क्या, जो आप खा सकते हो। अभी तो पोटैटोज भी ऐसे बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, वो मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस, तो उनको ट्रांसजेनिक पोटैटोज बोलते हैं। अभी पोटैटोज एज वी नो अंडर द ग्राउंड ग्रो होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा कॉजिंग होते हैं, या एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये सारे चीज़ें क्या कर सकते हैं कि उसको जब ट्रांसजेनिक बनाया गया तो उसकी वैक्सीन ऑलरेडी वो उस पोटैटो में प्रेजेंट रहती है। तो आप उस पोटैटो को अगर कंज्यूम करते हैं तो आप इन डिजीज से बचे हुए रहते हैं ना। ट्रांसजेनिक पोटैटोज कैसे बनते हैं कि डिजायर्ड जीन जो भी है वो लिया जाता है पहले ह्यूमन पैथोजन से, जो भी ह्यूमन अफेक्टेड होगा, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट के वायरस में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वायरस क्या करता है, पोटैटो लीव्स को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद पूरे प्लांट को डेवलप करने पर जो भी लीफ पीसेस रहते हैं, मतलब उसी के थ्रू पूरा न्यूट्रिएंट उस पोटैटो में भी जाएगा। अल्टीमेटली वो इम्यूनिटी बढ़ाता है जो भी ये पोटैटो को कंज्यूम करेगा, जो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कॉलेरा, तो अगर आप उस ट्रांसजेनिक पोटैटो को कंज्यूम करोगे तो कॉलेरा से बचे रहोगे। देन ट्रीटमेंट, बायोटेक्नोलॉजी
सर्टन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल है, एज आई हैव टोल्ड यू, इंसुलिन, सोमैटोट्रॉपिक एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए भी। सेकेंड आता है इंटरफेरॉन। ये स्मॉल साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं जो वायरल डिजीजेस के लिए के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं। तो ये हमारे ब्लड में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसजेनिक एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो इजीली मल्टीप्लाई होता है उसको इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर जो सोमैटिक सेल में हो सकते हैं, सोमैटिक मतलब सेक्स सेल्स के अलावा जो भी अदर सेल्स है उसको सोमैटिक बोलते हैं, जो ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, वो उसकी जो भी डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करने में बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया पीकेटी, वो भी जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो हिपोसाइट्स के जो सेल होते हैं लिवर सेल्स, वो उनको ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी की वजह से। तो सोमैटिक सेल और ये जो मेथड यूज़ किया सोमैटिक सेल के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको सोमैटिक सेल जीन थेरेपी बोलते हैं। सारे सेल एक्सेप्ट फॉर स्पर्म एंड ओवा, तो वो सारे, मैंने जैसे कि कहा ना कि 22 पेयर ऑफ सोमैटिक सेल्स रहते हैं जो ग्रोथ सेल्स रहते हैं सेक्स सेल के अलावा, तो उनको सबको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी शॉर्ट में। तो वो क्या करता है कि किसी भी सेल या ऑर्गन या पूरे ऑर्गेनिज्म का कॉपी बनाएगा। तो उसमें फर्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, मतलब क्लोन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जो भी आपको डिजायर्ड चाहिए उसका आप सोमैटिक सेल को फ्यूजन करके ओवम में, मतलब आप अगर पुट करोगे जो भी आपको डिजायर्ड है, तो यहाँ पे स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खुद से ही एक जाइगोट फॉर्म कर रहे हो, तो जो भी है वो डिजायर्ड आपको मिल जाएगा। देन बिफोर आई मूव टू सेकेंड वन, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उन्होंने ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाया है टबैको का। तो अगर वो कोई भी गाय या भैंस कैटल वो अगर लीव्स इस टबैको का खाते हैं तो उनको कोई वायरल डिजीज जैसे कि रिंडरपेस्ट नहीं होता है। पहले टबैको प्लांट जो है वो वायरस से अटैक रहते थे, जिसकी वजह से कैटल खाने की वजह से उनको वेरियस वायरल प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। नाउ क्लोनिंग में सेकेंड वाला स्टूडेंट्स देखते हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग में। तो इसमें स्टेम सेल क्या करते हैं, जो कि लेबोरेटरी में फॉर्म किया गया है सोमैटिक सेल के यूनियन के वजह से, तो उसको एग सेल के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसी वजह से जो भी बहुत सी डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टेम सेल से। सिमिलर टू नॉर्मल सेल्स, जीन्स को भी क्लोन किया जा सकता है बहुत सी कॉपी के साथ, और सेम जीन फिर से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे जीन थेरेपी या और भी ऐसे स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़, जो बोलते हैं ना, कभी कभी किसी को, अगर आपके दादाजी को डायबिटीज़ है, पापा को डायबिटीज़ है, तो पॉसिबल ये भी होता है कि आपको भी डायबिटीज़ हो, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये हेरिडिटरी जीन थेरेपी एंड ऑल का यूज़ करते हैं। जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूशन हो, और ताकि उनकी जो स्पेसिफिक टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, तो ये क्लोनिंग टेक्निक से भी पॉसिबल है। तो एक काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ह्यूमन क्लोनिंग इश्यूज भी हैं, बिकॉज ह्यूमन क्लोनिंग में कई बार ड्रॉबैक्स भी मिले हैं, इसलिए। फोर्थ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइट टेक्नोलॉजी। सो इसमें भी इंडस्ट्रियल केमिकल जो कि प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्शन जो शुगर से होता है, शुगर के मोलासिस से, तो वो ट्रांसजेनिक ईस्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। देन कम्स द एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी।
कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबियल टेक्निक्स जो है, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट, वो हम लोगों ने लास्ट 7 चैप्टर में भी पढ़ा है। तो सीवेज में ज़्यादातर देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर ऐसे सीवेज को रिलीज कर दिया डायरेक्ट नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, तो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज होके जो पानी में ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, और उसके वजह से जो डिजॉल्व वाटर है जो और फिशेज या एक्वेटिक लाइफ की को ज़रूरत पड़ती है उसका कंटेंट कम हो जाता है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है। और इसीलिए सीवेज को जब भी रिवर्स में रिलीज करने के पहले माइक्रोबियल टेक्निक से उसको ट्रीट करके ही सेंड करना ज़रूरी है। माइक्रोब्स जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होते हैं, तो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल उसका कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। ये हम लोगों ने लास्ट 7 चैप्टर में भी देखा। नेक्स्ट इज बायो रेमिडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर्स। ये सब नए नए कॉन्सेप्ट बने हैं बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। नाउ लेट्स सी द सर्टेन थिंग। क्या बोला है कि कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए, सोमैटोस्टैटिन डॉर्फिज्म में, देन एरिथ्रोपोएटिन एनीमिया में, फैक्टर 8 हीमोफीलिया में, इंटरल्यूकिन कैंसर में, इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन में। अगर आप पहले देखा है तो क्लोनिंग इनिशिएट किसने किया था कि एक शीप डॉली को मतलब क्रिएट किया गया था क्लोनिंग से ही, जो कि स्कॉटलैंड में 5 जुलाई 1996 में। तो क्या किया था, जो न्यूक्लियस है अडर सेल ऑफ शीप से, तो उसको कौन सी वैरायटी थी, फिन डॉर्सेट वैरायटी थी, उसको एक अनन्यूक्लिएटेड ओवन में स्कॉटिश शिप में उसके साथ पुट किया गया था। तो वो जो ओवम था जो डेवलप हुआ यूटेरस में स्कॉटिश शिप के, तो उसका नाम दिया था डॉली, और वो बॉर्न हुई। और ये क्या बताया था कि उसके जो क्रोमोसोम है, जो कैरेक्टर्स चाहिए थे वो 100% दिख नहीं रहे थे, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डॉली द शिप की डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं बायो रेमिडिएशन। अभी इसमें क्या होता है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है या तो डिस्ट्रक्शन होता है कुछ टॉक्सिक केमिकल्स का या हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स का, किसकी हेल्प से, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर ऐसे प्लांट्स को यूज़ किया गया इस वजह से, तो उसको फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल देखोगे तो फर्स्ट एक सूडोमोनास बैक्टीरिया, जो कि हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट जो सॉइल और वाटर में रहते हैं उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फर्न, टेरिस, विटाटा, तो वो आर्सेनिक सॉइल से निकालता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी जो इंडियन मस्टर्ड का है वो सेलिनियम सॉइल से निकाल सकता है, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है। सनफ्लावर, यूरेनियम एंड आर्सेनिक को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं सनफ्लावर, वो यूरेनियम एंड आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन बैक्टीरिया जो है डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, वो हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब कितने भी रेडिएशन में रखो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए वो जेनेटिकली मॉडिफाई होने के वजह से जितनी भी रेडिएशन है उसको रेडियो एक्टिव अगर प्लेस पे इसको छोड़ दिया तो सारे रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रास जैसे कि अल्फाल्फा, तो क्लोवर एंड राई, अल्फाल्फा, क्लोवर एंड राई, ये फाइटो रेमिडिएशन में हेल्पफुल होते हैं। देन फूड बायोटेक्नोलॉजी, ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड्स है बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर मुझे मैटरनल या पैटर्नल कुछ पता करना है तो डीएनए सीक्वेंस से ही पता चल जाता है।
या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो पूरा मेथड होता है जिससे कि उसके डीएनए की पूरी इन्फो मिल जाती है। और वो ज़्यादातर फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल क्राइम्स जो किए हैं या किसका वो डेड बॉडी अगर बॉन्ड है या जो भी है, आपने सीआईडी वगैरह में भी देखा होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं लोग। किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसका पूरा सैंपल को रन करते हैं, डीएनए का पूरा इन्फो मिल जाता है। और कोई भी नियर बाय जहाँ पर वो बॉडी मिलती है तो उसके बारे में आसपास के लोगों का डीएनए टेस्ट करके पता चलता है कि हाँ उसका कोई रिलेटिव है या नहीं। वो जो डिनाई कर रहा होगा कि नहीं मेरा उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हैदराबाद में। तो वो सेंटर का नाम क्या है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। अभी क्लिनिक ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशंस, ये हम लोगों ने 7th चैप्टर में भी देखा था स्टूडेंट्स। अगर ऑयल स्पिलेज होता है तो अल्टीमेटली वो मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, उनकी बॉडी टॉक्सीफाई हो जाती है, सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। तो क्लीनिंग ऑफ ओशन इजीली अवेलेबल किसके, सूडोमोनास। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सूडोमोनास इजीली मल्टीप्लाई भी होते हैं एंड वो ऑयल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इजीली वो ऑयल स्पिलेज कम टाइम में भी क्लियर आउट कर सकते। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, अमेरिकन सिटीज़न ने, जो कि साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जो कि उन्होंने ऐसे माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन किया था। एंड देन ये जो डिस्कवरी किया उन्होंने सूडोमोनास का, ऑयल स्पिलेज में हेल्प करते हैं, वो उन्हीं को जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट स्टेजेस क्या क्या हुए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिली बिकॉज ऑफ इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द क्रॉप्स। स्टूडेंट्स याद रखो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गए थे 20th सेंचुरी में सारे कंट्रीज़ में। तो और अंडर डेवलप में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था, फार्मिंग ही एक अच्छा मेथड था जिससे कि वो अपनी फूड की नीड को सेटिस्फाई कर सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पुअर धीरे धीरे क्या होने लगा कि क्रॉप्स की वही उस टाइम पे 19 to 20 सेंचुरी, अर्ली 20 सेंचुरी में केमिकल ज़्यादा यूज़ होने लगे। तो अल्टीमेटली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फूड की डिग्रेड होने लग गए। तो काफ़ी मेथड जो कि हार्वेस्टिंग से लेके पूरा फार्मिंग मेथड में जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किया, तो उसको आप बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक स्टैंड लिया गया था और किसने किया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ना। उन्होंने क्या किया, जो डॉग वेराइटीज़ थे व्हीट एंड राइस के, जो छोटे छोटे होने लग गए थे, तो उन्होंने प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड और वाटर मैनेजमेंट भी इम्प्रूव किया। देन जिसकी वजह से फूड ग्रेन वगैरह भी उनका प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया। एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग USA के, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया के थे। वो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये मैथ ऑफ फॉलोइंग एंड ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आपको। बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आए थे जिन्होंने न्यू वेराइटीज़, अभी हम लोगों ने कुछ क्रॉप के वेराइटीज़ भी देखा था, गोल्डन राइस का, BT कॉटन का, BT ब्रिंजल का, ये सब। तो अभी जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में है, नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर एंड अलाइड, उसके अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल पोमेग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर। तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी इंट्रोड्यूस किया गया था रिसर्च को एनहांस करने के लिए, और ताकि इस ग्रीन रेवोल्यूशन को जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो और अच्छे से बढ़ावा मिले, कभी कोई भूखा ना सो पाए, और वो हंगर की प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए वो सोच रखते हुए ही ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट आता है वाइट रेवोल्यूशन। तो बहुत सी इंडिया के पार्ट में मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल थे, जो घर घर में बनते थे अर्ली 90s में, 90s 20s में। तो बट हर जगह पर वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने
एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि सिर्फ वो अलाइड मेन स्ट्रीम बिजनेस में ही नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, बट एक कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट स्टार्ट किया तो आनंद गुजरात में, जो कि गुजरात से ही सबसे ज़्यादा अभी ये जो अमूल मिल्क का भी है वो भी इसी में रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन का। तो जब जो वुमेन या फिर मेन, जो गांव के लोग जो शेपर्ड थे, दूध दोने वाले लोग, तो उनको भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिला या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला बिकॉज ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। और ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ इंडिया में ही नहीं सीमित रहा, ये अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो पॉसिबली फैला हुआ है। अभी उसमें प्रॉपर क्वालिटी इंडस्ट्री में पूरा ट्रीटेड आता है हर एक चीज़, तो आप देखते हो कि अच्छी अच्छी डेयरी प्रोडक्ट्स है, गुड क्वालिटी है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया अमूल का, और उसका प्रॉपर प्रिजर्वेशन होने लग गया, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होने लग गया। तो इसीलिए फिर भी लोग सोचते हैं कि नहीं, वो लोकल वैरायटी वाले अच्छे हैं, लोकल वैरायटी वाले, इसलिए उन लोगों को लगता है मे बी ये केमिकल ट्रीटेड हो, इसलिए। नाउ एनीवेज, लेट्स सी द नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन। काफ़ी सारे यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे जो धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे, वो भी वैनिश हो रहे थे। तो अभी ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब भी क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उसको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। डिफरेंट आर्टिफिशियल फार्मिंग पॉन्ड एंड फिशेस, तो इसलिए फिशरीज एंड ऑल, यूजुअली आप साउथ साइड जाओगे तो वहाँ पर है ओशनोग्राफी और ये सारी स्टडीज़ भी होती है, एंड कमर्शियली फिशेज़ एंड डिफरेंट वेराइटीज़ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी करते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी बढ़ा के। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल ड्यू बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोग को पता है फार्म पॉन्ड एंड फिशेस वो ईस्ट एशियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो कंज्यूम कर सकते हैं वो मिलता है कमर्शियल यूज़ के लिए जो चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर लोग सिर्फ फिशेस एंड श्रिम्प्स का ही नहीं सोचते हैं, अदर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल का भी सोचते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनका प्रोडक्शन इंकरेज करने के लिए तो एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, नील क्रांति मिशन 2016 NKM 16। 50 to 100% सब्सिडीज़ वो गवर्नमेंट देती है, किसके लिए, मराइन एंड फ्रेश वाटर जो फिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होने लग गया है अभी, एंड फ्रेश वाटर फिशेस जैसे कि रोहू, कैटला, देन और भी फिशरी प्रोडक्ट जैसे कि श्रिम्प हुआ, लॉबस्टर हुआ, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसका कल्चर करते हैं एंड देन वो कमर्शियली उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र, कि उसमें दो टाइप के फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, एक है ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा होता है केमिकल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन जो ऑर्गेनिक मैन्योर के वजह से रीगेन हुई है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सीवेज मैनेजमेंट के वजह से जो कंपोस्ट बना है, हम अपने ही कचरे से कुछ नए फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं जो हमारे ही क्रॉप के लिए यूज़फुल होते हैं। नाउ यहाँ पर फर्टिलाइज़र कैसे करते हैं, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है जो ह्यूमस बोलते हैं, फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा और वही फर्टाइल लेयर भी माना जाता है। तो उसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो वो इजीली अवेलेबल करते हैं क्रॉप से अर्थवॉर्म और कुछ फंगी को इंट्रोड्यूस करके। और जहाँ पे सॉइल की फार्मिंग नहीं होती है, जैसे कि वो पानी में जो ग्रो होते हैं, हाइड्रोफोनिक्स उसको बोलते हैं, तो लिक्विड केमिकल फर्टिलाइज़र वहाँ यूज़ करते हैं। बट कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होने लग गई है।
अभी इंसेक्टिसाइड देखते हैं। कुछ नेचुरल इम्यूनिटी होते हैं प्लांट्स के, जो इन्फेक्शन से वो खुद ही बच सकते हैं। तो यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड वो कंट्रोल्ड यूज़ ना होने के वजह से उनकी वो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को या तो कुछ चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि हम लोग। लेकिन ये चीज़ जानते हैं कि नेचुरल फ्रेंड जो है फार्मर के, जैसे कि फ्रॉग या इंसेक्टिवरस बर्ड्स है या पेस्टिसाइड है, जो हेल्प करते हैं और जो प्लांट को हार्म कॉज करते हैं, उनसे वो बचाते हैं प्लांट्स को। तो उनका भी प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल में या यील्ड उसकी बढ़ाई गई है। तो पेस्टिसाइड जो केमिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं वो एक पॉइज़न की तरह काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए। पॉइज़न अगर फूड वेब में एंटर कर लिया तो अल्टीमेटली वो फूड वेब को इफ़ेक्ट करेगा। बायोमैग्निफिकेशन किस तरह से एंटर कर सकता है, वाटर एंड फूड, और उसका जो बायोमैग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी था, मैलाथियोन था, क्लोरोपाइरीफॉस था, ये सब को डेंजरस मतलब बताया गया है और वो अल्टीमेटली हमारे फूड वेब या फूड चेन को भी इफ़ेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। लोगों को नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में आने लग गए। तो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गए थे, लेकिन उसमें पॉइजनस केमिकल के वजह से ह्यूमन बॉडी में वो पहुंच जाता था फूड एंड वाटर के थ्रू, और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट ह्यूमन के हेल्थ पे दिखता था। इम्यूनिटी कम हो गई है, इजीली डिजीज़ पकड़ लेता है, और एनवायरनमेंट को तो वो इफ़ेक्ट करता ही है। साथ ही साथ उसको क्या प्रॉब्लम होने लग गया ये केमिकल यूज़ करने की वजह से, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग गई, पेस्ट इजीली इफ़ेक्ट कर लेते थे, तो क्रॉप्स भी इफ़ेक्ट होने लग गए थे। तो फार्मर्स ने इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और कम्प्लीटली केमिकल फर्टिलाइज़र्स को बैन करते हुए लोकल या अच्छी गुड क्वालिटी की वेराइटीज़ को ग्रो कर रहे थे वो, और साथ ही साथ नेचुरल बैलेंस भी हो रहा था। इसके लिए इसको एक वेलकम डिसीजन दिया है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को 100% ओके बोला गया और उसके चीज़ें खाए हुए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एपीकल्चर मतलब बी कल्चर है स्टूडेंट्स। बी कल्चर मतलब अभी आपने देखा होगा बी हाइव, इस तरीके से वो लोग कल्चर करके क्या करते हैं, बी को बी वैक्स, देन हनी बी से या आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, और अल्टीमेटली जो बच्चों को जो भी हमको हनी बी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बी वैक्स या हनी बी, वो सब भी आर्टिफिशियल बॉक्सेस की वजह से इजीली, मतलब हनी बी को बिना हार्म किए वो इजीली कलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निक एपीकल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट। नॉर्मली हमारे इंडिया ऑलरेडी गिफ्टेड है ऐसे बायोडाइवर्सिटी से, तो इंडियन सिटीज़न ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बनाया है नेचर के साथ। तो नॉर्मली घर में भी हम लोग के पास तुलसी प्लांट, नीम प्लांट्स होते हैं जो एक मेडिसिनल यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी यहाँ पे दिया है एडुल्सा एंड नीम। एडुल्सा तो वो यूजुअली कफ सिरप्स में प्रेजेंट रहता है कफ का ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले भी क्या करते थे, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट किया जाता था फॉरेस्ट से, लेकिन अभी फॉरेस्ट एरिया ही धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मेडिसिनल प्लांट भी काफ़ी कम होने लग गए। तो अभी मेडिसिनल प्लांट को भी कल्टीवेट किया जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, फ्रूट प्रोसेसिंग। अभी हम लोग बहुत सी चीज़ें बनाते हैं फ्रूट से, जैम बनता है, चॉकलेट बनता है, जूसेस बनते हैं, जेलीज बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट फ्रूट्स को प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में तब मिलता है। तो फ्रूट इजीली मतलब फ्रूट्स पेरिशेबल भी होते हैं और कम्प्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन है। तो उसका जो प्रोसेसिंग इस तरीके से होना चाहिए कि वो साल भर तक ये सारी चीज़ें चले। जैम भी लॉन्ग लास्टिंग चलता है आपका, जेलीज भी चलते हैं,
चॉकलेट भी चलते हैं, जूस के भी, पैक्ड जूस भी काफ़ी टाइम तक चलता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे उसकी स्टोरेज से लेके, ड्राइंग से लेके, सॉल्टिंग से लेके, प्रिजर्वेशन से लेके, एयर टाइट पैकेजिंग या मुरब्बा हुआ, उसका इवेपोरेटिंग करना है उसके मॉइस्चर कंटेंट को। तो ये सारी चीज़ें पहले तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते ही थे, बट अभी कमर्शियल मेथड भी इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। नाउ स्टूडेंट, विद दिस आई कंप्लीट द चैप्टर नंबर 8।